गाइस, आपका स्वागत है लॉकडाउन स्पेशल क्लासेस में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर लाइट एंड उसका हम रिफ्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन को हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, जो फर्स्ट पार्ट था इसका। सो गाइस, स्टे एट होम, स्टे सेफ बिकॉज कोविड-19 फैला हुआ है, तो लॉकडाउन क्लासेस चल रही हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लाइट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लाइट। नाउ what is the refraction means? Refraction का means क्या होता है? As we talk about the reflection, we found that whenever a light falls on the mirror, then whenever a light falls on the mirror, it bounce back to at another angle, है ना। तो in case of reflection there is bouncing back of light take place, but in case of refraction there is bending of light take place. It means as light goes from one medium to the another medium, there is change in the path of the light. लाइट के पाथ में एक चेंज आता है एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज द रिफ्रैक्शन, है ना। जैसे लाइट हमने पढ़ा क्या, लाइट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, बट देयर इज इफ देयर इज चेंज इन द मीडियम, अगर कोई मीडियम में चेंज आता है देन लाइट अपने पाथ को चेंज करती है। देयर इज बैंडिंग ऑफ द लाइट टेक प्लेस, और जैसे डेफिनेशन दे रखी है, बैंडिंग ऑफ लाइट रेज as it passes from one medium to another medium is known as the refraction of light. So simply, when medium changes, there is change in the path of the light and that phenomenon is called refraction. कई तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं change in the direction of the light or change in the path of the light as it passes from one medium to the another medium is known as the refraction of light. This is simple about the refraction. और यहाँ एक और लाइन नीचे लिख रखी है, द रिफ्रैक्शन फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। जहाँ दो मीडियम मिलते हैं वहाँ पे ही रिफ्रैक्शन होता है। जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो कर रही है, देन इट रिफ्रैक्ट, जो नॉर्मल का पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पे एयर और वाटर मिल रहे हैं, वहाँ से वो रिफ्रैक्ट हो रही है और अपने आप पाथ को चेंज कर रही है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और चेंज इन मीडियम के चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अगर कोई रीज़न भी पूछे व्हाट इज़ द रीज़न और आपको नहीं पता प्रॉपर रीज़न, देन यू कैन से इजली इफ देयर इज चेंज इन द मीडियम, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. This is some example of the refraction of light. You can see here there is a pencil. There is a pencil and it जो पेंसिल है ये आपको थोड़ी चेंज लग रही है क्योंकि थोड़ी तिरछी भी लग रही है और थोड़ी बड़ी भी लग रही है, एंड फिंगर भी हैं वो भी थोड़ी मैग्नीफाइड हो गई हैं. दीज ऑल फिनोमिनन्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. These phenomena just because of the refraction take place. Okay guys, now come on the next slide. Now if we see this diagram, this is the refraction of light. Simply ये जो diagram show कर रहा है यहाँ पे, if you see the red light in the left side and in above part, you can see that this is the incident ray. और incident ray वो ray होती है जो किसी source से create होती है, like sun से कोई ray आ रही है तो that is the incident ray, जो कभी भी ना तो अभी रिफ्लेक्ट हुई ना रिफ्रैक्ट हुई. दिस इज जस्ट अ सिंपल रे. दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. व्हेन इट फॉल्स और इट passes through the another medium, suppose n1 is the air and n2 medium is the water or the glass, है ना. यहाँ पे जो n1 मीडियम है मान लिया एयर है और n2 इज यहाँ पे वाटर और ग्लास है, सो देयर इज चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट. आप देख सकते हैं जो नीचे वाली रे है दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसमिटेड रे. ट्रांसमिटेड रे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पास हो गई है हमारा किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में. अगर पास नहीं हो पाती या कोई वॉल के सामने से हम लाइट पास नहीं करा सकते तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मिरर जो लेंस है यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं, मीडियम जो चेंज हुआ, मीडियम चेंज में मतलब जैसे वाटर है, वाटर या ग्लास है, ग्लास बिहेव्स लाइक अ लेंस, और द ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इन दैट केस ओनली रिफ्रैक्शन टेक प्लेस. So whenever the incident light passes from one medium to the another medium, it gets refracted, है ना. There is a refraction take place. Also a part of light also reflected in that whole case. तो जैसे एक लाइट हमने देखा है रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, बट अगर हम रिफ्रैक्शन खाली पढ़ रहे हैं तो हमें रिफ्रैक्शन को शो करना है. There is no need to show the reflection during the refraction. Okay. नाउ सिंपल इन दिस डायग्राम. तो इस डायग्राम में क्या दिया क्या है, एक इंसिडेंट रे आई, वो रिफ्रैक्ट हुई. अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, इंसिडेंट रे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, रिफ्रैक्टेड रे को आप एक्सप्लेन कर सकते हो.
there is an angle I, there is an angle I, this is I is the angle between the incident ray and the normal, and this angle is called angle of incidence. The angle between the incident ray and normal is called angle of incidence, whereas the angle between the refracted ray and the normal जो कि नीचे की तरफ है, जिसको यहाँ पे T से डिफाइन किया गया है, and that angle is called ट्रांसमिटेड एंगल और द रिफ्रैक्टेड एंगल. हम इसे रिफ्रैक्टेड एंगल भी कह सकते हैं. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, सो दिस इज सिंपल अबाउट द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल और द रिफ्रैक्टेड एंगल. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, नाउ गाइस कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Now, what is the laws of refraction of light? If we talk about the laws of refraction of light, हमने रिफ्लेक्शन के लॉ भी पढ़े थे. तो हमने उसमें एक लॉ पढ़ा था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं हो सकता है. अगर हम इसका डायग्राम भी देखते हैं, सपोज दैट, तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो एंगल है आई, ये थोड़ा बड़ा है आर से, है ना. तो यहाँ पे ये कभी सेम नहीं हो सकते हैं. ओके, बट देयर इज ऑल्सो देयर आर टू लॉज. फर्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. इस लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो एंगल है आई, अगर हम उसका साइन टर्म ले लें, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो है, अगर हम दोनों का रेशियो देखें, जैसे कि नीचे गिवन भी है, इट इज ऑलवेज बी कांस्टेंट. ये हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट. ये जैसे गिवन है ना. द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज बी कांस्टेंट. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इट इज जस्ट सिंपल, है ना. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस लॉ इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. If we talk about the second law of refraction, in the second law it is similar to the second law of the reflection, law of reflection. Incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane. As जैसे law of reflection में था, incident ray, normal and reflected ray all lie on the same plane. Same here. इंसिडेंट रे, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह यहाँ क्या आ गया? रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सो दिस इज आर द टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. These are so there are two types of laws of refraction. First one is the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. Sin I upon sin R is always constant. So ये सिंपल आपको समझना है. यहाँ पे आप किसी भी एंगल पे लाइट गिराओ और फिर उसका रिफ्रैक्टेड एंगल देखो और दोनों का साइन एंगल फाइंड आउट करके उन दोनों को डिवाइड करो, ऑलवेज वैल्यू सेम आएगी. तो दिस इज सिंपल एंड एक्सपेरिमेंटल टॉक. हाँ, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ऑप्टिकल मीडियम और द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और द रेयरर मीडियम, है ना. यहाँ मैं आपको ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा. व्हाट इज़ द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. देखो, एक्चुअली रिफ्रैक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द मीडियम चेंज. व्हेन एवर द मीडियम चेंजेस देयर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस. मैंने शुरू में भी बताया था, जब मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है. बट मीडियम चेंज कैसे होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम. फर्स्ट वन इज द डेंसर मीडियम, सेकंड वन इज द रेयरर मीडियम. जो मीडियम, मैं अभी सिंपल सी बात अभी बताता हूँ, इसको लिखे हुए को नहीं समझा रहा. जिस मीडियम में पार्टिकल पास पास हैं, उसके जो एटम्स हैं पास पास हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो कम वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स है, दैट मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम. और जिस मीडियम में पार्टिकल दूर दूर हैं, एटम्स दूर दूर हैं, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, दिस मीडियम आर कॉल्ड आर अ टाइप ऑफ अ रेयरर मीडियम. सिंपल. तो देयर आर टू टाइप ऑफ मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम. अगर मैं किसी हवा की बात करूँ और पानी की बात करूँ, तो विच वन इज़ डेंसर? तो वाटर इज़ ऑलवेज बी डेंसर मीडियम एंड एयर ऑलवेज बी रेयरर मीडियम, बिकॉज जो उसके पार्टिकल्स होते हैं एयर के दूर दूर होते हैं. तो दिस इज़ द सिंपल रेयरर मीडियम एंड द वाटर इज़ द सिंपल डेंसर मीडियम. तो
तो यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है, अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली स्लोअर देन द अदर मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज भी स्लोअर देन द अदर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास होते हैं तो प्रोपोगेशन में जो लाइट के होता है वो इजी नहीं होता है, और देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट, तो लाइट की स्पीड में चेंज आ जाता है। तो सिंपल सी बात क्या है, डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है। जैसे कि हमारी जो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, बट इन केस ऑफ ग्लास बिकॉज इट इज डेंसर इट बिकम्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, एक और बार मैं समझा देता हूँ। जैसे जो स्पीड लाइट होती है इन एयर इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट इन केस ऑफ ग्लास इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ सिंपल डिफरेंस, बिकॉज रीज़न क्या है यहाँ पे कि जो हमारा ग्लास है इट इज़ अ डेंसर मीडियम। ओके, now this is simple about the denser medium and rarer medium. A medium in which light travels comparatively faster than the other medium is called the optical। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, डेंसर नहीं आएगा, यहाँ रेयरर आएगा। दिस इज अ मिस्टेक, सिंपल। अगर हम यहाँ बात करते हैं ये रेयरर आएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। नाउ सिंपल, जो जिसमें स्पीड कम होती है दैट इज़ द डेंसर मीडियम, जिसमें स्पीड ज़्यादा होती है दैट इज़ द रेयर मीडियम। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया केरोसिन और वाटर का। अगर हम यहाँ पे इसकी डेंसिटी देखें तो 330 एंड 280 दे रखी है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर और केरोसिन है। तो विच वन इज़ डेंसर? वाटर इज़ मोर डेंसर देन केरोसिन। दैट्स वाई जो केरोसिन होता है पानी के ऊपर तैरता है ना। क्यों? क्योंकि जो केरोसिन है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, वो रेयरर होता है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हेयर जो बैंडिंग होती है लाइट की, देयर आर 2 टाइप ऑफ बैंडिंग। देखो, एक तो होती है नॉर्मल की तरफ और एक होती है नॉर्मल से दूर। इन दोनों बातों को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो होती है नॉर्मल की तरफ और एक होती है नॉर्मल से दूर। इसको समझे। इफ लाइट मूव्स फ्रॉम लेस डेंसर मीडियम लाइक एयर इनटू डेंसर मीडियम लाइक ग्लास, मतलब जो लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाती है, I am talking about simple words, if light goes from rarer medium to denser medium, अगर वो रेयरर से डेंसर में जाती है, ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है, फिर आगे क्या लिख रहा है, देन लाइट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। तो लाइट किधर मुड़ जाती है? नॉर्मल की तरफ। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये नॉर्मल के पास है। लाइट सीधी आती है बट बैंड हो रही है, किसकी तरफ हो रही है? नॉर्मल की तरफ। तो when light goes from rarer medium to denser medium, simple words में, if light goes from rarer medium to denser medium, it moves towards the normal, it bends towards the normal। move यूज़ नहीं करेंगे, bend यूज़ करेंगे। it bends towards the normal, normal की तरफ। हिंदी में भी लिखना चाहो लिख लो, normal की तरफ। okay, now in the second case, if light moves फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर, अब उल्टा हो रहा है, ऊपर वाला मीडियम डेंसर है, नीचे वाला रेयर है, देन लाइट स्पीड्स अप एंड मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और मैंने बताया था जो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि डेंसर में कम होती है, रेयरर में ज़्यादा होती है, और वो दूर जाएगी नॉर्मल से। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं लाइट जो नॉर्मल से काफ़ी दूर है। तो दिस इज सिंपल अबाउट द बेंडिंग ऑफ लाइट और द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन रिफ्रैक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन। First one is towards the normal and second one is away from the normal, normal से दूर। Towards the normal, when light goes from rarer to denser, this is light bends towards the normal. When light goes from denser to rarer, light bends away from the normal. So this is the simple phenomenon. Okay, now we will discuss the another part of the refraction. Now guys, come on the what is the cause of the refraction? If we talk about the cause of the refraction, what is simply the cause of the refraction? देखो, मैंने एक स्टार्टिंग में कॉज बताया था, इफ देयर इज चेंज इन द मीडियम देन लाइट बैंड्स। अगर मीडियम में चेंज आता है तो लाइट बैंड होती है। तो मीडियम में चेंज आने से क्या ऐसा होता है कि लाइट बैंड होती है? तो मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड में भी चेंज आता है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, सपोज दैट लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन इट बैंड्स towards the normal. When light
bends towards the normal, it means there is change in the speed decreases, बिकॉज रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर में आते ही स्पीड कैसी हो जाती है, घट जाती है। तो जब स्पीड पहले ज़्यादा थी अब घट गई तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। दूसरे केस में क्या होता है, डेंसर से रेयरर में आती है, स्पीड पहले कम थी एंड देन ज़्यादा हो गई तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाती है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज सिंपली इट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। तो मैंने जो रीजन बताया तो आप दो रीजन बता सकते हो, इफ देयर इज चेंज इन द मीडियम देन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, सेकंड वन if there is change in the speed of light then refraction take place। और जो स्पीड में चेंज आता है वो जस्ट मीडियम की वजह से ही आता है। और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट का दो मीडियम में, मान लिया एक मीडियम में तो एयर में 3 × 10⁸ है और दूसरे में बहुत कम स्पीड हो गई, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा बेंडिंग टेक प्लेस होगी। ओके गाइज, नाउ refraction through a glass slab। If we talk about the refraction through a glass slab, this is some interesting part of the refraction in a glass slab it is a simple a rectangular slab of glass। ये जो glass slab है ये rectangular बस एक क्या कहते हैं हम ऑब्जेक्ट है जो ग्लास का बना हुआ है completely। when light rays comes from rarer to the denser medium, अगर हम इस ग्लास स्लैब का अपर पार्ट देखें, जो व्हाइट वाला हिस्सा है, ब्लू वाला हिस्सा नहीं, उसके ऊपर वाला, दैट इज द व्हाइट पार्ट, दैट इज ऑल्सो द मीडियम वन विच इज ऑल्सो द एयर। मान लीजिए जो अपर पार्ट है वो एयर है तो वो रेयरर है, एंड द ग्लास पार्ट जो ब्लू पार्ट है ग्लास का दैट इज द डेंसर मीडियम। इफ यू टॉक अबाउट दिस, द अपर पार्ट इज द रेयरर मीडियम एंड दिस पार्ट इज द डेंसर मीडियम। नाउ व्हेन लाइट ray comes from rarer to the denser medium, therefore it moves towards the normal। so you can see the light moves towards the normal, the angle made by the incident ray and normal is the angle I, and the angle made by the normal ray and the refracted ray is the angle R। then it moves out of the glass slab into air। फिर क्या हो रहा है, ये लाइट ग्लास स्लैब से चलते हुए दोबारा से एयर में आ रही है, ये यहाँ से चलते हुए दोबारा से एयर की तरफ बेंड हो रही है। This is simple। now in that case you can see now the medium is the denser medium and the rarer medium। now light goes from denser to the rarer medium। when light goes from denser to rare medium it moves away from the normal, and the जो सबसे बाहर लाइट निकल के आई, सबसे पहले इंसिडेंट रे हुई, then the refracted ray and the ray which is emerging out from the glass slab that is called emergent ray। तो जो angle between the normal and the emergent ray is angle E, that is called angle of emergent। okay, angle E आप लोग देख सकते हैं नीचे हमने डिफाइन करा है angle E when light goes from simply यहाँ पे क्या है denser to rarer में, then it goes away from the normal, तो there is an angle between the normal and the emergent ray, this is explained by E। okay guys, let's start with the next topic guys। this is the lateral displacement। if we talk about the lateral displacement, देखो एक्चुअली मैंने आप लोगों को ग्लास स्लैब के थ्रू जब इंसिडेंट रे जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन it goes from air to the glass slab then it is refracted towards the normal, and then when it comes out from the glass slab and then it is refracted away from the normal, and then that ray is called the emergent ray। आप इस डायग्राम में भी देखते हैं जो हमारी रे है दैट इज द एमर्जेंट रे, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ दैट ये वाली जो रे है हमारी एमर्जेंट रे है। बट अगर हम इंसिडेंट रे को देखें जो डॉटेड लाइन आ रही है इस तरीके वाली, ये वाली, और एमर्जेंट रे को देखें, ये दोनों पैरेलल हैं। आप लोग अगर हम ओरिजिनल इंसिडेंट रे को देखें और एमर्जेंट रे को देखें तो दोनों पैरेलल हैं। तो दिस इज द सिंपल द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एमर्जेंट रे। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है, दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं इनके जो बीच की ये डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द original incident ray, original path of incident ray and the emergent ray is called lateral displacement। तो ओवरऑल lateral displacement की जो फिनोमिनन है वो ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन के जब होता है
उसमें जो एमरजेंट रे बनती है और जो इंसिडेंट रे थी ओरिजिनल पाथ है जो उसका, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज सिंपल अबाउट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ओके गाइज, नाउ there are some cases are also also some cases when ray of light is incident normally to the interface of two media. suppose that जो ray of light है वो normally जा रही है, जैसे इस केस में जा रही है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, then there is no refraction take place. when the ray of light is incident normally, when incident angle is 0, then there is no refraction take place. जैसे यहाँ पे लिखा भी है, when a ray is incident normally to the interface of two medium, then there is no bending of light rays and it goes straight through the medium. So this is simple about the case of the refraction. It means जब normal से अगर हम ray of light कोई भेजें तो वो सीधी चली जाती है, उसमें कोई जैसे हमने स्टार्टिंग में जो डायग्राम देखा था पेंसिल वाला, उसमें हमने पेंसिल को थोड़ा तिरछा रखा हुआ था, अगर मैं उसको सीधा रखता तो वो फिर हमें उसमें रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं पता चल पाती है. ओके गाइस, नाउ come on next slide, that is the effect of refraction. Now in this slide we will discuss about the effect of the refraction of light. देखो हम इसमें कुछ केसेस पढ़ेंगे जो हमारे आसपास हम लोग देखते हैं एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बकेट में वाटर लिया और उसमें कॉइन को रखा, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट जो नीचे तक डूब जाए, डेप्थ तक चला जाए, उसको रखा. सो यू विल फाइंड, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट जो कॉइन होगा या जो ऑब्जेक्ट आपने नीचे रखेगा वो हमें थोड़ा ऊंचा दिखता है, उठा हुआ दिखता है पानी में. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो देखो, अगर ये क्वेश्चन जो है ना, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है. ये जो तीन में मैं यहाँ पे केसेस बताऊंगा, तो ये तीनों केसेस बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो अगर आपको कुछ नहीं याद, अगर ये केस आ गया और आपको नहीं याद आ रहा कि मुझे क्या लिखना है, तो यू हैव टू राइट ओनली दीज सेंटेंसेज, ओनली राइट देयर इन दिस केस, या दिस केस इज, जो ये जो कॉइन वाला केस है हमारा, दिस केस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस. ओके, बट इसके पीछे रीजन क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा. इन दिस केस, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, अ वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन इज फॉर्म नियरर टू द वाटर सरफेस एंड सो कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड. देखो होता क्या है, जब ये कॉइन से रे ऑफ लाइट ऊपर की तरफ जाती है, जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, जो रे ऑफ लाइट है हमारी, है ना, ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऊपर जा रही है इस तरीके से. तो जब ये, क्योंकि एक्चुअली ये रे ऑफ लाइट वाटर से चल रही है और एयर में जा रही है, तो डेंसर से रे एयर में गई तो ये नॉर्मल से अवे जाएगी, इसलिए ये कुछ इस तरफ बेंड हो जाती है, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और हमारी आंखों को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो लाइट का होता है उसको देखने की आदत होती है. तो अगर मैं इसका स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ करता हूं तो ये कॉइन की जो इमेज है हमें वो यहाँ पे दिखने लगती है. तो दिस इज सिंपल वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन. ओके गाइस, तो ये जो पूरा केस है, जो कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड इन द वाटर, है ना, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस. दिस इज द जो नीचे वाला कॉइन है दैट इज द रियल कॉइन, एंड द above जो अपर पार्ट पे कॉइन है दैट इज द वर्चुअल कॉइन. ओके गाइस, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड केस ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आप लोगों ने करके देखा होगा. आप पानी में पेंसिल डालें, मैंने शुरू में भी एग्जांपल बताया था तिरछी करके, तो वो हमें थोड़ी बैंड दिखती है. रीजन क्या होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जैसे यहाँ लिखा है, इन दिस केस द अपरेंट बेंडिंग ऑफ पेंसिल इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when it passes from water into air. तो ओवरऑल बात क्या है, जब हम पेंसिल को पानी में डालते हैं, है ना, वो appears to be bent. It means जो पेंसिल है appears to be bent just because of refraction of light. Okay guys, so a virtual image is formed of the pencil, और वही वर्चुअल इमेज जो हमें बैंड दिखती है. ठीक है गाइस, नाउ थर्ड केस क्या है? अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट इज एक्चुअली इज. पानी में हम पूल में जाते हैं कभी, या स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं वहां पर कि जो पानी होता गहरा है, बट हमें लगता है अरे यार ये तो कम गहरा है. मतलब एग्जाम्पल के लिए 6 फुट का गहरा पानी है, तो हमें लगभग वो 4 फुट के करीबन दिखता है. तो उसकी वजह से कई बार जो स्विमर्स नहीं होते हैं और जो नए लोग होते हैं वो जब जंप करते हैं वाटर में, तो बाद में उनको प्रॉब्लम हो रही है. मेरे साथ भी हुई थी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम. 6 फुट का पानी था, मेरी हाइट उस समय 5 फुट कुछ थी, और मुझे बड़ा, फिर मैंने 8 साल तक पानी में नहीं गया स्विमिंग करने का भी, डर के मारे. तो दिस इज इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. ये भी इफेक्ट है, जो डर भी यहाँ पे बना, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ. तो ये रीजन क्या है यहाँ पे
जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ वाटर मेक्स पॉन्ड एंड स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलोअर देन देर रियली आर। एक्चुअली वो जितना गहरा था उससे कम गहरा मिला। तो जैसे यहाँ पे हमारे डायग्राम में भी गिवन है ये चीज़, जो रियल डेप्थ ये थी उसकी, बट उसकी जो एपरेंट डेप्थ थी वो इतनी दिख रही थी। व्हाट इज द रीजन? सबका रीजन क्या है? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसकी एक वर्चुअल इमेज हमें दिखने लगती है जिस वजह से वो हमें कम गहरा लगता है। ओके गाइस, नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये गाइस, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता है। इसकी डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है, अगर पूछा जाता है तो ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, बट न्यूमेरिकल पार्ट इससे बहुत आता है, तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट तो मैं आपको अलग वीडियो में सिखाऊंगा, बट इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, आपको पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। आपको पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच लाइट बेंड्स when moving from one medium to another is called refractive index। बट लाइट मुड़ेगी कितनी, वो बैंड कितनी होती है, that is given by a term that is called refractive index। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। यहाँ पे लिख रहा है ना, रेशियो ऑफ स्पीड्स इन द टू मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। याद रखें आप, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, ये स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम है। ओके गाइज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है N21। N21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। याद रखना है हमें, N21 का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब जो नीचे वाला मीडियम है उसकी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लास स्लैब की बात करता हूं, मैं अगर पीछे बढ़ता हूं एक बार इसमें थोड़ा, ये वाले की, तो ऊपर वाला मीडियम यहाँ पे जो है अगर यहाँ देखते हैं, दैट इज N1 और दिस वन इज N2। ओके गाइस, तो ऊपर वाला एयर है, नीचे वाला ग्लास है, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पता है ना? ग्लास का। जिसका बताते हैं उसका नंबर हम पहले लिखते हैं, जिसके कंपैरिजन में बताते हैं उसका नंबर हम बाद में लिखते हैं। तो दिस इज सिंपल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नाउ if we have a look on this formula, the N21 is equals to speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। this is the formula of the refractive index। आपको याद रखना है N21, तो 2 जो पार्ट है, इट मीन्स जब जो इसको हम N21 को कैसे डिफाइन करते हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 पहले आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाद में आएगी। V1 अपॉन V2, N21 लिखते हैं। अगर ये N12 होता देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आता, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे आता। तो आपको इस फॉर्मूले के बारे में अगर ध्यान से याद रखना है, तो इसको मैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट अलग वीडियो में सिखाऊंगा। नाउ देयर इज एन अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ वी टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम, वहां पे तो 2 मीडियम थे, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। हमें नहीं पता था कौन सा एयर है, कौन सा वाटर है, कौन सा ग्लास है। हो सकता है वाटर और ग्लास हो सकता है एयर और वाटर हो। बट अगर कभी 100% मीडियम एयर और वैक्यूम हो और दूसरा मीडियम कोई और भी हो, देन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम NM से, M इज द मीडियम, शोज मीडियम। तो ये दिस इज सिंपल, जस्ट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हमेशा एबव पार्ट में क्या रहेगा? एयर और वैक्यूम भी लिख सकते हैं, अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो द सिंपल डिफरेंस इज, इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स it is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2, but absolute refractive index, in absolute refractive index it is the ratio of speed of light in air to the speed of light in another medium is called absolute refractive index। so this is the simple difference between the refractive index and the absolute refractive index। याद रखना है हमें, इसको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके न्यूमेरिकल से आप और ज़्यादा सीखेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेंस क्या होता है कि लाइट कितनी बैंड कर रही है। ओके गाइस, नाउ यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं अलग अलग उसके, आप लोग देख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, ठीक। नाउ
Now guys, have a look on another slide. This is the refraction by the spherical lens. What is the lens? बेसिक समझना. लेंस जैसे मेरे चश्मों में भी लगे हुआ है लेंस, तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. आप लोगों को पता है जो रिफ्रैक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू ही होता है. ग्लास सरफेस हो, वाटर हो, लेंस हो. तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. Both the surfaces may be a spherical or one spherical and other will be the plane surface. So this is simple just about the lens. So there are two type of spherical lenses. हम यहाँ पे spherical lens की बात करेंगे. First one is the convex lens. तो इन convex lens हम लोग easily देख सकते हैं कि जो convex lens है इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये एजेस पे जो किनारे होते हैं वहाँ पे तो पतला होता है और बीच में ये थिक होता है. जैसे ये देख सकते हैं बीच वाला हिस्सा इसका जो थिक है. ऐसे जो कॉन्केव होता है वो एजेस पे तो थिक होता है और बीच में थिन होता है. ये छोटा हिस्सा है इसका. तो आपको इस तरीके से ये याद रह सकता है. तो दैट इज अबाउट द सिंपल कॉन्वेक्स और कॉन्केव, है ना. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम देखते हैं, लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस. दो स्फेरिकल सरफेस है नीचे, एक लेफ्ट साइड पे स्फेरिकल सरफेस, एक राइट पे. दीज लेंसेज आर थिकर एट द सेंटर. मैंने बताया था कॉन्वेक्स थिकर होता है एंड थिनर एट द एजेस और एंड्स, और थिनर होता है किनारों पे. तो दीज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. हाँ देखो, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी हम कहते हैं बिकॉज जब लाइट इस पे पड़ती है तो ये लाइट को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देती है. तो दैट्स वाई कॉन्वेक्स लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंसेज. वेयर कॉन्केव लेंसेज जो आर थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एंड्स और द एजेस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंसेज बिकॉज जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये लाइट को फैलाने का काम करता है. सो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन और बने कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का होता है, दैट इज द कन्वर्जिंग लेंस, एंड द कॉन्केव लेंस कैसा होता है, दैट इज द डाइवर्जिंग लेंस. तो दिस इज सिंपल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. नाउ have a look on another side. There are some important terms of spherical lenses or the basic terms related to the spherical lenses. First one is the optical center. If we see in this diagram the image of the lens, in this image the center of the lens, that center of the lens is known as the optical center. The center of lens or the spherical lens is known as the optical center. It is represented by O. हमें बात ये याद रखनी है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ से. तो दिस इज सिंपल द ऑप्टिकल सेंटर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो एक मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, नाउ हियर अ लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस. देखो हमें पता है लेंस की दो स्फेरिकल सरफेसेस होती है. ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर. मान लिया ये वाली सरफेस एक स्फेयर है, बनाएगी कुछ इस तरीके का, और ये वाली सरफेस भी कुछ इस तरीके का एक स्फीयर बनाएगी, और इन दोनों स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा. एक का ये रहा, एक का ये रहा, एंड दीज सेंटर आर नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो दिस इज सिंपल अबाउट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ओवरऑल क्या है, हर लेंस की दो स्फेरिकल सरफेसेस होती है. द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सी. क्योंकि लेंस के केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, एक को हम C1 से डिफाइन करते हैं, दूसरे को हम C2 से डिफाइन करते हैं. ओके, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज अ सिंपल डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो C1 से O तक की जो डिस्टेंस है या O से C2 तक की डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो दिस इज simple part of the terms related to the spherical lenses. Now come on the fourth point. The fourth point is the principal axis. और इसके बारे में मैंने आपको बताया, पहले भी बताया. इट इज़ अ सिंपल इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पासिस. कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन ऑप्टिकल सेंटर. तो देन दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. देख सकते हैं हम डायग्राम में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए, ओ से पास होते हुए सीधी जा रही है. तो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस, imaginary straight line that passes through the center of curvature of lens and its optical center. नाउ व्हाट इज द एपर्चर. देखो यहाँ जो लेंस के सेंटर में एक डॉटेड लाइन आप जो देख रहे हो, दैट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एपर्चर. तो जो इफेक्टिव डायमीटर होता है जो लेंस का, दिस इज नोन एज द एपर्चर ऑफ द लेंस. ओके गाइस, नाउ प्रिंसिपल फोकस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टर्म का. देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पहले हम कॉन्केव के केस में बात करते हैं, देन कॉन्वेक्स में. Principal focus of a concave lens is a point on its principal axis from which ray
light rays originally parallel to the axis appears to diverge after passing through the lens has a virtual focus. तो इन केस ऑफ कॉनकेव आप लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से और ये फाइनली लेंस से डाइवर्ज हुई, क्योंकि कॉनकेव डाइवर्ज कराता है, फैल गई देखो, और जो इनकी वर्चुअल इमेज मिली वो यहाँ पे हमें एक उसने फोकस दिया, एंड दैट फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. तो ये जो देखो वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लेंस से लाइट हमेशा पार जाती है और यहाँ पे जो फोकस मिल रहा है वो हमें सेम साइड मिल रहा है, तो देन वी कैन से दिस इज अ सिंपल वर्चुअल फोकस. ओके, तो कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल, जब पैरेलल रेज को हम पास कराते हैं इंसिडेंट रेज को कॉनकेव लेंस से, तो वो डाइवर्ज करता है रेज को, बट उनकी वर्चुअल पॉइंट क्रिएट होता है. दैट वर्चुअल पॉइंट जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस. कॉन्वेक्स के केस में यहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज originally parallel to the principal axis converge after passing through it. A convex lens has a real focus. इस केस में ये रियल फोकस होता है. देखो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जा रही है इस तरीके से सीधी सीधी, और सीधी जाने के बाद ये हमेशा क्या हुई, कन्वर्ज हुई. तो जब ये इस तरीके से कन्वर्ज हो गई तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली सीधी गई, तो ये हमें एक पॉइंट पे मिली, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकल पॉइंट. इसको अच्छे से बना लेना, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा इस तरीके की लाइनें खींची हैं. तो यहाँ पे जो फोकल पॉइंट होता है वो राइट साइड पे होता है, और जो राइट साइड पे होता है दैट इज कॉल्ड रियल फोकस. तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग करता है लाइट को और फॉर्म्स अ रियल फोकस फोकल पॉइंट, वेयर एज जो कॉन्केव लेंस होता है वो हमेशा डाइवर्ज करता है और इट फॉर्म्स ओनली अ वर्चुअल फोकस. ओके गाइज, नाउ focal length. What is the focal length? The distance between the optical center and the focal point is called focal length. ये जो सिंपल सी डिस्टेंस है, अगर आप इसमें देखते हैं, ये थैंक यू पहले कर रहा है, देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ओके गाइज, नाउ दिस वन इज द लास्ट स्लाइड. और जो इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज है, जो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा. ओके गाइस, नाउ थैंक यू गाइस. और आप इसको एक और बार अच्छे से देखें. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. ये दोनों पार्ट ऐसे हैं जो बोर्ड में क्वेश्चन जरूर देते हैं, और इस पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए, ये बात आपको याद रखना है. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा. गाइस, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, और आपको ध्यान रखना है कोविड-19 चल रहा है जो बहुत खतरनाक वायरस माना जा रहा है इस समय. तो सबको ध्यान रखते हुए लॉकडाउन का यूज़ करें, पढ़ाई करें घर बैठ के. थैंक यू गाइस.